हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th से लेसन 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले एक पार्ट करवाया था मैंने, पार्ट 1। उसके अंदर आपको बताया था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरा जो उसके अंदर था मॉडल आपका अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स के अलावा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चला था कि एक मैटर जो होता है या पार्टिकल जो होता है वो एटम का बना हुआ होता है और एटम के अंदर कौन कौन से चार्ज्ड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे इसमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इट वॉज प्रपोज्ड बाय नेल्स बोहर्स। नेल्स बोहर्स ने इसको प्रपोज किया था। उनके जो पोस्टुलेट थे इससे रिलेटेड वो इस तरह से थे। ही said that atom is made up of subatomic particles, of subatomic particles like प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो बोहर थे वो कहते थे कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है बच्चों। और इन्होंने कहा था कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम हैज़ न्यूक्लियस। एटम में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। थर्ड, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के अंदर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ही सेड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ, और इसको हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम के अंदर वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करेंगे। ऑर्बिट, इट इज फिक्स्ड। क्या कहा गया था, ये जो सर्कुलर पाथ है ये क्या रहेगा बच्चों, आपका फिक्स रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनके अंदर एनर्जी भी फिक्स होगी, ठीक है। उनके अंदर क्या होगी, एनर्जी फिक्स होगी। these electrons has fixed energy and move with velocity and that one is also fixed, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम के अंदर वो बच्चों एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, उसके अंदर रिवॉल्व करेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। क्लियर है। पर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कहा था कि वो मूव तो करते हैं चारों तरफ पर उनकी एनर्जी के बारे में नहीं बताया। कहा था कि वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और एक दिन वो उसके अंदर गिर जाएंगे। पर बोहर्स ने उस पॉइंट को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया और उन्होंने अपनी ये थ्योरी रखी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब देखिए, जैसे ये एटम है, दिस वन इज न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके चारों तरफ मूव करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, जो जे थॉमसन हमको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर इनमें नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ। तो इसके लिए सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटिकल फोर्स।
So we can write down these electrons revolve around nucleus in an atom due to centripetal force. जब भी कोई भी चीज़ सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे घूमती है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो सेंटर से लगता है, तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटिकल फोर्स. दैट वन इज नोन एज द सेंट्रीपिटिकल फोर्स. नोट डाउन दिस पॉइंट फॉर 2 मिनट. अब बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की. तो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं बच्चों? दिस सर्कुलर पाथ और यू कैन से द ऑर्बिट. सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट इज known as energy shells. Energy levels, इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स, और इनको नाम दिया जाता है शेल्स का. एटम, दिस वन इज द एटम, ये सेंटर में न्यूक्लियस, और ये जो सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहे हैं दीज आर नोन एज द ऑर्बिट्स. और यही ऑर्बिट्स क्या हैं? एनर्जी लेवल्स हैं, और इनको ही हम क्या नाम देते हैं बच्चों? शेल्स का नाम भी देते हैं. क्लियर है? और एनर्जी लेवल यहाँ से शुरू होते हैं, लेवल 1 2 3 सो एज ऑन. जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है तो एनर्जी लेवल भी क्या हो जाते हैं? बदलते जाते हैं. अब उसके बाद 6th जो बोहर ने कहा, इन्होंने कहा था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो फिक्स होती है, तभी तो एक सर्कुलर पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है. ठीक है? उस एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं. क्लियर है? जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों वो है हमारा 7th पॉइंट. उसमें क्या कहा गया है? He said if the electrons has more energy, if electrons has more energy then it jumps to next shell और नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे वो क्या कर जाएगा बच्चों? मूव कर जाएगा. ये था अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बोहर्स ने क्लियर कट एक चीज़ बता दी थी कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, और उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है, और उनका एनर्जी फिक्स होने के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स होती है. और ये जो एनर्जी लेवल्स थे ये बोहर ने ही हमको दिए थे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर एडजस्ट करते हैं. दिस वन इज़ ऑल अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. अब हम करेंगे नेक्स्ट, वो है जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. नोट डाउन दीज पॉइंट्स.
नाउ Thomson's model of atom. J.J. Thomson's model of an atom, he proposed atom model in 1904. इन्होंने क्या किया, 1904 के अंदर इस मॉडल को दिया, एटम का मॉडल. He was aware about electrons in an atom. इनको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले से ही पता था, एटम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. कैसे पता था, जो आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसके थ्रू ही इनको इस चीज़ का पता था, वो इन्होंने ही परफॉर्म किया था. तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इनको पता चल गया था. तो इन्होंने क्या किया था, he said that atom model is like Christmas पुडिंग. क्रिसमस पुडिंग जैसा इसने इनको कहा था, या फिर हम कह सकते हैं वाटरमेलन जैसा इन्होंने कहा था. इन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं. ही सेड इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, बट इन्होंने एक पर्टिकुलर पाथ नहीं एक्सप्लेन किया. इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पर ये एम्बेडेड होते हैं. इन्होंने कहा था कि वो जो पूरा का पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसी के अंदर ही आपके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं. क्लियर है. तो जो J.J. थॉमसन्स का मॉडल था, मॉडल ऑफ एन एटम, उसमें ये बताया गया था कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों क्या हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. ही सेड एटम हैज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को आप सिंपल वर्ड में स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ. तो जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल हैं, इक्वल उनकी स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो उन्होंने ये इसको बता दिया. दिस वन इज ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ थॉमसन अबाउट द एटम. ही सेड एटम हैज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. बच्चों, तो इसने इसके बारे में बताया था. these आर द मॉडल्स. रदरफोर्ड मॉडल हो गया हमारा, थॉमसन्स मॉडल हो गया, बोहर्स मॉडल हो गया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो चुका है हमारा. अब हम करेंगे बात एनर्जी लेवल्स की. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल्स या सर्कुलर पाथ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया. इसके लिए जो वर्क किया था वो किया था बोहर एंड बरी ने. बोहर एंड बरी बोथ worked for the distribution of energy levels. Distribution of electrons in an energy level, ये दिया गया था हमारा. levels. These are given by Bohr and Bury. इन दो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया था. तो इन्होंने ही ये क्या दिया था बच्चों हमको, डिस्ट्रीब्यूशन का.
तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट था, इन्होंने कहा था जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ और मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। तो इन्होंने कहा था कि एक शेल, जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 आएंगे आपके मैक्सिमम नंबर, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर जो अगली शेल्स हैं उनमें 8 होंगे। क्लियर। और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था कि किस शेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला भी हमको दिया था। सो वी कैन राइट डाउन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द maximum number of electrons in a shell or orbit, ठीक है, या एनर्जी लेवल इज ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वेयर, 2n स्क्वेयर से किया गया था। ठीक है, ये देखो बच्चों, दिस वन इज द एटम्स मॉडल, दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज द फर्स्ट शेल, इसको नाम दिया गया n, इस दूसरे को 2, और ये 3n3, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। फिर इनको जो नंबर ऑफ शेल्स हैं इनको आगे नाम दिया गया KLMN शेल्स, दीज आर द लेवल्स, और या आप इनको कह सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिट N1, N2, N3। क्लियर है। फर्स्ट में कितना है 1, सेकंड में 2, ये थर्ड है। तो अब इसको हमको कैसे करना है, ये देखिए फॉर्मूला बोलता है 2 पहले के अंदर कितने आएंगे, जो पहला लेवल है उसमें क्या है 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों 2। इसका मतलब जो पहली शेल है उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जो नेक्स्ट शेल है 2 मल्टी, जो फॉर्मूले में है 2, n कितना है 2 का स्क्वायर, कितने आगे बच्चों 8। थर्ड वाली में कितने आएंगे 3, सॉरी ये 2 गुना में 3 का स्क्वायर, कितने हो गए 18, सो एज ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 आएंगे आपके, फिर 8, 18, इस तरीके से आपकी शेल्स भरी जाएगी। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। इसने कहा था जब तक कि पहला एनर्जी लेवल फिल नहीं होगा तब तक दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। क्लियर। तो इसमें कहा गया है until the first energy level is not filled with electrons, until जब तक कि फर्स्ट एनर्जी लेवल इज नॉट फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट लेवल will not accommodated with electrons। मतलब जब तक आपका पहला के शेल है जो वो नहीं भरी जाएगी तब तक अगले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको पहले फिल करना जरूरी है। अब है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell will be 8। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन बाहर की शेल के अंदर नहीं हो सकते। फर्स्ट में 2 आएंगे, उसके बाद 8 आएंगे। ठीक है, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट के अंदर फिल नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल और ऑर्बिट विल बी 8, मैक्सिमम 8, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। दिस वन इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों वैलेंसी। आप इसको उतार लीजिए एक बारी।
डन। नाउ we'll understand about the valency. वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या एटम। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एटम कैसे कंबाइन करता है दूसरे के साथ, पर वैलेंसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए एटम को क्या करना पड़ता है? दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ कंबाइन करना पड़ता है। तो वैलेंसी it is defined as the combining capacity of an atom, किस लिए? in order to attain the stability, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए, ताकि उसको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए क्या ज़रूरत पड़ती है उसको? वैलेंसी की। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसा कि बताया था मैंने आपको, फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8 होने चाहिए आपके आगे शेल्स में। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी फर्स्ट शेल में कितने आएंगे बच्चों? ये देखो, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में आगे 2। ठीक है, 2 हो गए, 8 थे, कितने बच गए? 6। तो अगली शेल में कितने आगे? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने की कमी है? 2 की। कितने की कमी है? 2 की। 2 आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ये क्या करेगा? कंबाइन। क्यों? क्योंकि 8 पे ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। 8 पे हो जाएगा स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा बच्चों? ये कंबाइन करेगा दूसरे के साथ जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकें। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2। वैलेंसी जो इसमें डेफिशिएंसी है, जितने इसको चाहिए है। सो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो एक और करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 1। एटॉमिक नंबर इज 1। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यूक्लियस सेंटर में, और फर्स्ट शेल में कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 2। पर इसके अंदर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट शेल में आने चाहिए के शेल, फर्स्ट शेल को नाम दिया गया है 2, पर है कितने अभी हाइड्रोजन में? 1। कितने की कमी है? 1 की क्या है? डेफिशिएंसी। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ताकि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके, ताकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सके, अपनी शेल को क्या कर सके? स्टेबल बना सके। ये क्या करेगा? इसके अंदर से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और कैसे लेगा? जब किसी दूसरे के साथ ये जुड़ेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 इज 1। अब एक और करते हैं, लाइक हीलियम है, एटॉमिक नंबर इज 2। अब ये देखो, एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, के शेल में 2 आने चाहिए, और हीलियम के पास कितने हैं? 2 है। तो क्या ये कंबाइन करेगा? नहीं। हीलियम जो होता है वो इनर्ट गैस में आता है, या इनको नोबल गैस बोलते हैं। ये स्टेबल है, इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। इसके जो ऑर्बिट है उसके अंदर ऑलरेडी क्या है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ये देखो, यहाँ पे बना देती हूँ हीलियम का। हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2। दिस वन इज अबाउट द न्यूक्लियस। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं के शेल में। पहली शेल में, जिसको आप एन बोलते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने चाहिए होते हैं?
2 की ही रिक्वायरमेंट थी, 2 ही इसके अंदर ऑलरेडी है, स्टेबल है, तो क्या है इसकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि इसको किसी के साथ कंबाइन नहीं होना, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0 है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। दिस वन इज अबाउट द वैलेंसी। आप इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, उन्हीं को ही बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। VALENC वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, these are the number of electrons present in outermost shell of atom। किसी भी एटम की बाहर वाली शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन्हीं को क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें कितने हैं बच्चों 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली शेल में 2 फिल हो गए, कितने थे टोटल 8 थे, ठीक है। कितने फिल हो गए 2, पहली शेल में कितने चले गए 2, और अगली शेल के लिए कितने बच गए 6, 1 2 3 4 5 6, तो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इन ऑक्सीजन इज 6। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसी में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 में कितना आ गया 2 और 8 फिल होने चाहिए, कितने होने चाहिए 2 8, पर हो कितने रहे हैं 7 के, कैसे काउंट करेंगे 2 और 5, तो अब इसके अंदर फिल कर दीजिए। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए नाइट्रोजन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन इज 5। तो जितने भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे दैट वन आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं और वैलेंसी भी काउंट कर सकते हैं। कॉपी करो इसको 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट है बच्चों एटॉमिक नंबर। हमेशा एटम के अंदर, एटम में हमेशा क्या रहेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि थॉमसन्स ने भी ये बात बता दी थी कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा। सो नाउ we'll discuss about the atomic number. It is represented by Z. It is defined as the number of electrons or protons present in atom. तो Z एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जब भी काउंट करना होता है, अगर आपको कहते हैं कि 8 है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक नंबर 8, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब है बच्चों इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन है, या आप इसको 8 प्रोटॉन भी कह सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन्स आर देयर।
हर एक में ऐसे ही रहेगा। क्लियर? तो दिस वन इज अबाउट द एटॉमिक नंबर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम बोलते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास, मास मतलब एक टाइप से एक तरह का वेट ही होता है। एटॉमिक मास, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। न्यूट्रॉन्स के ऊपर बच्चों कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर होता है आपका 0 चार्ज, ये न्यूट्रल होता है। तो जो मास नंबर है आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे काउंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है सेल के सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चों? एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोटॉन्स अवेलेबल रहता है और उसके साथ साथ होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के अंदर क्या है आपका, क्या है बच्चों? हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं आपके ऑलरेडी। ठीक है, तो हम वो जो 3 आइसोटोप्स हैं उनमें से H1, जिसमें 1 H12 H13 H12 H13 अवेलेबल रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट जो आइसोटोप है इसको बोला जाता है प्रोटियम, प्रोटियम। सेकंड को बोला जाता है ड्यूटेरियम, थर्ड वन को ट्रिटियम। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इक्वल है। तो इसमें हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे। एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा हुआ होता है दैट वन इज 1। सबका क्या है? 1 है। पर जो मास है, मास नंबर, वो क्या है? सबका डिफरेंट है। कैसे? इसके अंदर क्या है? 1 है ऊपर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ क्या है आपका 1 प्रोटॉन है प्लस क्या कहा गया था? मास के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर इसके अंदर क्या रहेगा आपका? 0 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन रहेगा। यही एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपका न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। जो प्रोटियम है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसे ये है H2, इसके अंदर क्या है? 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन है। और यहाँ पर क्या है? इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, हम इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर कितना है? देखो, जितना नंबर प्रोटॉन का रहेगा उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का रहेगा। और जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 100% आपका इलेक्ट्रॉन ही काउंट होता है। तो अब कितना है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन 1 है यहाँ नीचे, तो इसका मतलब ऊपर भी क्या है? 1 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होंगे। तो और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है बच्चों? 2 है। तो इसीलिए जो मास में जो चेंज आ रहा है, वो जो चेंज है वो बच्चों किसकी वजह से है? आपके न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है। दैट वन इज़ अबाउट द एटॉमिक मास, जो हम निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ठीक है, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अब आइसोटोप के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास में देखो यहाँ लिखना है सिंबल, सिंबल, और यहाँ पर होता है आपका एटॉमिक मास और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। बच्चों हमेशा ऐसे ही होता है।
अब बात करते हैं आइसोटोप के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोटोप्स? Write down about the isotopes. Isotopes. These are the atoms of same element. These are atoms of same element. Atoms of the same element having different mass number, जिनका क्या होगा, different mass number होगा, but same atomic number, same atomic number। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। एग्जाम्पल है आपका कार्बन, कार्बन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है। 6 इज द एटॉमिक नंबर, 6 है और यहाँ भी 6 है, बट डिफरेंट मास। जो कार्बन होता है वो कार्बन 12 और कार्बन 14 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, उसका मास नंबर क्या हो सकता है बच्चों, डिफरेंट हो सकता है। और एक एग्जांपल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है HHH हाइड्रोजन, इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा बच्चों, एटॉमिक नंबर रहेगा सेम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज बी 1, बट इनका जो मास नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। सो दिस वन इज अबाउट द आइसोटोप्स। अब हम पढ़ेंगे आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार्स these are the atoms of these are atoms of different elements having same atomic mass but different atomic number। देखो भाई, इसमें बताया गया है आपको आइसोबार। बार में बात हो रही है मास की। मास दो एलिमेंट्स का सेम होगा पर वो एलिमेंट अलग अलग होंगे। वो एलिमेंट क्या होंगे बच्चों, अलग अलग एलिमेंट होंगे। उनका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, पर उनका एटॉमिक नंबर अलग रहेगा। दे हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे आर्गन गैस है और कैल्शियम है, दो एलिमेंट हो गए हैं आपके। दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट है, आर्गन इज एन डिफरेंट एलिमेंट, कैल्शियम इज डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 18, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। इट्स एटॉमिक नंबर इज 18, इट्स एटॉमिक नंबर इज 20। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया बच्चों, अलग अलग हो गया, बट जो इनका मास नंबर है या जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबार्स। तो ये जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, आइसोटोप है जैसे कोबाल्ट का है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो ऐसे बहुत यूरेनियम का आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत सारे काम में इसका यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना के लिए। तो इससे इस तरह से हमारा ये लेसन हो गया है कंप्लीट।
ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे इसमें। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दिस लेसन देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स ऑफ वीडियो, आई विल श्योरली सॉर्ट आउट योर डाउट्स। क्लियर है। तो इसके साथ हमें क्या हुआ है बच्चों, हमें इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, हमने इसके बेस को क्लियर किया है, क्योंकि ये लेसन आपका सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है, ये 10th क्लास में भी आपका बहुत ही 10th 11th 12th में बहुत यूज़फुल होता है। आगे जाके ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है 11th क्लास में जाके। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू।